नमस्कार साथियों, और स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। तो साथियों, आज हमारा इस वीडियो में चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी की यूनिट 8 के टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हम पहले लेक्चर में इसका संक्षेप में अध्ययन करेंगे और कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, 2020। तो इस विषय में हम बात करेंगे। जुलाई 2020 में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी, ठीक है। तो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए जैसे है ना, लागू हो चुकी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। 1986 में अंतिम बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। अब हम इसके प्रमुख बिंदुओं पर गौर करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। इसकी बात करें कि ये कैसे कैसे, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था, ड्राफ्ट, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, ठीक है। प्रश्न यहीं से बनेंगे, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि पहली शिक्षा नीति कब आई, तो बता देंगे 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति कब आई, 1986 में राजीव गांधी के समय, ठीक है। तीसरी शिक्षा नीति कब आई, 2020 में नरेंद्र मोदी के समय, ठीक है। आगे देखेंगे। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। पूरी जीडीपी का 6% यूज किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4, ठीक है, प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए, तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे हमें पढ़ाई करानी है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक अप्रोच, क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग, तार्किक निर्णय, ठीक है, लॉजिकल डिसीजन और नवाचार की भावना, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मंत्रालय के नाम में परिवर्तन, ये देखिए एमएचआरडी के नाम में परिवर्तन। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। देखिए, यहाँ बात यह है कि राजीव गांधी ने 1986 में नाम बदला था, पहले शिक्षा मंत्रालय ही था, तो उनके समय में जो है इसका नाम एमएचआरडी हो गया। अभी फिर से 2020 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय फिर से कर दिया गया है। देखिए, एनईपी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने, ठीक है, पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। तो एजुकेशन एंड लर्निंग, ये है उद्देश्य। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की। तीन वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन।
देखिए 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल, ठीक है, के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये है कि 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। जिन बच्चों की उम्र 6 से 8 वर्ष तक की है उन बच्चों को 1 और 2 क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने पर प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। बच्चे जो है खेल खेल में सीखें, ये मतलब है, ठीक है। ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए आगे कह रहे हैं बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। देखिए NEP में MHRD या शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण, ठीक है। देखिए मल्टी लैंग्वेज मामला है। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, ठीक है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है, ठीक है। ये कह दिया गया है कि 5वीं तक तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में 8वीं और उसके आगे भी ये सोचा गया है कि आप मातृभाषा में पढ़ाएं, ठीक है। स्कूली और उच्च शिक्षा में बच्चों या छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए बधिर छात्रों के लिए, ठीक है, बधिर छात्र यानी जो नहीं सुन पाते हैं, ठीक है, छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, ठीक है। NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से, ठीक है, रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया गया है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। देखिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन कोर्स से NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। आगे देखेंगे इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, ये NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFESE 2020-21 तैयार की जाएगी, ठीक है।
आगे देखेंगे एनईवी 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्लास 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख। ठीक है, परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, परख इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधारों की बात करते हैं अब। ठीक है, जो हमारे टीचिंग सिस्टम है, शिक्षकों की नियुक्तियों में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। ठीक है, चलिए आगे देखें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इम्पोर्टेंट है 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। देखिए उच्च शिक्षाओं की बात करें अगर हम, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से 2018 से बढ़ाकर, ठीक है, 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। आगे है, देखिए NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। ठीक है, इसके तहत 3 से 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री। ठीक है, या 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। इस तरह से विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। ठीक है, अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। इस नीति के अनुसार MPhil पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है। अब हम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की बात करेंगे। देखिए, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है। देखिए कौन कौन से। पहला है विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो होगा वो मानक निर्धारण यानी सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। अगला होगा वित्त पोषण उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ठीक है, और एक होगा प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, आगे देखेंगे महाविद्यालयों की संबद्धता
15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू की स्थापना की जाएगी। आगे देखेंगे अन्य सुधारों की बात करें तो देखिए आगे है शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, ठीक है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, NETF नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के ऊपर हमने संक्षेप में अध्ययन किया है। अब हम इस पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, पहला प्रश्न हमने लिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? ऑप्शन हैं बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या फिर आकलन का मानकीकरण। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुभाषावाद, पहला। ठीक है, बहुभाषावाद मल्टीलैंग्वेज जो है इसकी बात करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। देखिए रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं? नहीं। वर्ष के दौरान कागज पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड? नहीं। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, यही बात है। ठीक है, योगात्मक ये भी नहीं है, तो इसका आंसर 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है। यहां अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है, लर्निंग कैसी होनी चाहिए? तो हमने पढ़ा था विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। देखिए तो ये सही बात नहीं है, प्रयोगात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 प्रयोगात्मक। देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? 1 से 5 के लिए देखिए आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर और मध्य स्तर, ये 3 दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा होगा? केवल A, केवल B, केवल A और C या B और C? तो यहाँ पर जो 1 से 5 के लिए बात की गई है तो वो पहला होगा आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर, यानी आंसर A और C तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मध्य स्तर जो रह गया इसमें ये 6 to 8 के लिए बात होगा इसमें, इसलिए यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे। हाँ, तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित। ठीक है, परीक्षा के लिए, सीखने के लिए और उन्मुख। तो साथियों जो हमारी शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी, यानी जिसमें हम बच्चा खोज के हिसाब से, यानी कि विचार ऐसे हों एकदम, है ना, खोज करे इनोवेशन आइडियाज़ के हिसाब से, क्रिएटिव थिंकिंग करके। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ अगला प्रश्न है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ठीक है, देखिए तो ये कह रहे हैं कि उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा एक निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षिक सुधार में एक नए युग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। एनपीई का दावा है कि दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में समान भागीदारी के अवसर मिलेंगे। पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक एक शिक्षक और अनुशिक्षक, सहकर्मी शिक्षण, मुक्त विद्यालय, उपयुक्त बुनियादी ढांचा, उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। ठीक है, देखिए नीति में पार अक्षमता प्रशिक्षण के साथ अब विशेष शिक्षकों की भर्ती के प्रावधान हैं। ठीक है, भारत में समावेशी शिक्षा को विकलांग बच्चों के लिए अनन्य बताया गया है। ठीक है, एनईपी अनिवार्य विशेष शिक्षा पर जोर नहीं देती बल्कि यह समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। ठीक है, तो कुल मिला के यह है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में अनिवार्य विशेष शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न ये था कि किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है, यही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए ये कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल या वैचारिक समझ। तो देखिए ये जो हैं, देखिए ये जो है वैचारिक समझ इस बात पर ज़्यादा बल देती है। ठीक है, ये तीनों गलत हैं। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यक्रम का, पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्यपुस्तकों का गैर संदर्भीकरण या पाठ्यपुस्तकों को रटकर याद करना। तो ये रटकर याद करना और ये चीज़ें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मानकीकरण, स्टैंडर्ड फिक्स पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के पाठ्यचर्या का लचीलापन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। हाँ देखिए अगला प्रश्न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी किस संगठन को दी गई है? MHRD, NCERT, NCTE या NIEPA? ठीक है, देखिए तो ये जिम्मेदारी NCERT को दी गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों, यहाँ अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। ये तो बात बिल्कुल गलत है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, अंग्रेजी भाषा का तो मामला ही नहीं है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ये ठीक है। द्विभाषी उपगम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा पैदा करता है। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए साथियों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति और अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? ठीक है, तो संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक भौतिक, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक या फिर भौतिक क्रियात्मक मनोवैज्ञानिक। तो देखिए ये जो हैं यहाँ पर किसको शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 3। अगला देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना नहीं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये ठीक है। पूरे देश में बच्चों की तुलना, ये तुलना वुलना तो होती नहीं है, कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए, तो आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं, कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना। ठीक है, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल, ठीक है, ये गलत, ये आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, बहुभाषावाद। सभी बातें सही हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। रटकर ये तो होता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी ये तो हतोत्साहित कह रहे हैं ना, तो गलत है। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, देखिए कह रहे हैं 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है। 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे पोर्टफोलियो, भूमिका निबंधन को सम्मिलित किया गया है। या फिर शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिनमें उनकी अन्य विधियों से तुलना हो। ये तुलना वाला तो मामला है ही नहीं। ठीक है, एक ही तरीके से नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है और ये भी ठीक नहीं। आंसर ये हो जाएगा, अलग अलग प्रकार से आप विद्यार्थियों का आकलन करें। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को कैसे देखती है? बच्चों को सीखने में रुकावट नहीं, वो कक्षा में एक पूंजी के रूप में देखती है, ये सही है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, नहीं। समावेशी शिक्षा में अवरोध, नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2। देखिए यहाँ प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न से किसका समर्थन नहीं किया गया है? संप्रत्ययात्मक समझ पर जोर, योगात्मक आकलन, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी करना। समर्थन नहीं किया गया है की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों ही बातें ठीक नहीं है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए आगे अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, नहीं। यंत्रवत याद करने के, नहीं। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल, ये भी ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, है ना। स्व आकलन एवं स्व समूह आकलन का समावेश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी लगभग एक जैसा ही है प्रश्न। आकलन के संदर्भ में क्या प्रस्तावित करती है? तो योगात्मक आकलन, नहीं। परीक्षा के लिए अधिगम, नहीं। 360 डिग्री, ये ठीक है। ठीक है, कागज़ पेंसिल आधारित, नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल देखेंगे। हाँ दोस्तों, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ प्रश्न अभी हल किए। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, इसरो के चेयरमैन थे, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। 2019 में सबमिट की गई थी और 2017 में इसको गठित किया गया था समिति को। तो इस आधार पर, ठीक है, तो अब हम इसके लिए और प्रश्नों का अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।